गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने जैसे पहले बात कर चुके थे हम कि ग्लूकोज में क्या होती है, सिक्स कार्बन एटम होते हैं जो कैसे होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। उसके अलावा उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके अलावा कि हम कहते हैं कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एल्डिहाइडिक टेस्ट दे रहा है, तो मैं कहता हूं कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या एल्डिमीन मिलता है? नहीं मिलता। मतलब कि जो आपका ग्लूकोज होता है अमोनिया के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आप कहते हैं कि सर ये टोलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग अभिकर्मक या टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है। फेलिंग के साथ रेड कलर दे देता है, टोलेन के साथ सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण देता है। तो फिर ये सिप के साथ रिएक्शन करेगा? तो हम कहते हैं नहीं, ये सिप के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग नहीं देता। कि जब हम सिप सारक डालते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं करता। तो ये बातें किसको प्रदर्शित करती है कि इसमें क्या उपस्थित नहीं, क्या एल्डिहाइडिक समूह नहीं है। इसके अलावा एक बात हो रहा थी, म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्लूकोज डी है, एक एल है, तो एक प्लस दिखाना चाहिए, एक माइनस दिखाना चाहिए। कि आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, विशिष्ट घूर्णन ध्रुवण घूर्णक है, तो वो क्या विशिष्ट घूर्णन का मान कितना होना चाहिए कि डी के लिए प्लस, एल के लिए माइनस। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हमें ध्रुवण कोण देखते हैं। कि हम बात करते हैं कि इसमें 2 स्ट्रक्चर होगी, अभी पढ़ेंगे कि एक को हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज और दूसरे को हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। एक को हम क्या कहते हैं अल्फा ग्लूकोज और दूसरे को हम क्या कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अब जब हम देखते हैं अल्फा ग्लूकोज क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि अल्फा ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन कोण है, अल्फा ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण को। इसके लिए आता है 112 डिग्री और इसके लिए आता है 19 डिग्री। लेकिन ये प्योर के लिए, ये क्या है, शुद्ध जल अभी अभी बना है, ताजा फ्रेशली प्रिपेयर्ड के लिए। लेकिन जैसे हम बात करते हैं धीरे धीरे इसका कम होता है और कितना आ जाता है 52.6 डिग्री। और इसका भी क्या होता है डिक्रीज होता होता कितना आ जाता है हमारे पास, वही 52.6 डिग्री। मतलब ये क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। ध्यान रखना है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये क्या प्रदर्शित करते हैं हमारे लिए, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं कि अल्फा ग्लूकोज 112 डिग्री जो डिक्रीज होता होता कितने पे आ जाता है 52.6 पे, और बीटा ग्लूकोज कितने 19 डिग्री से कितने पे आ रहा है, वही 52.6 पे आता है। तो इन चीजों की व्याख्या हमारे कौन से स्ट्रक्चर नहीं करती, कि जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इनकी व्याख्या कौन नहीं कर पा रहा था, कि हमारी जो ओपन चेन विवरण श्रृंखला थी। अब हम बात करते हैं कि हवर्त साहब ने क्या दिए, इनकी पाइडेनोज रिंग दिए, 6 सदस्यीय वलय का निर्माण उन्होंने बताया कि ये कितनी सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं, 6 मेंबर रिंग का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये NH3 और जो सिप है ये कैसे रिएजेंट है, हम बात करते हैं कि ये क्या है, वीक है। ये क्या है, वीक है। वीक होने की कंडीशन क्या है कि वीक होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारा जो बॉन्ड होता है, कि जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ये डिसोशिएट कर नहीं पाते, और जब ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाते तो वो जो हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या नहीं हो पाता, फ्री नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। इस कारण हम क्या कहते हैं कि इस कारण ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, NH3 और सिप के साथ। लेकिन हम बात करते हैं कि जो हमारे HCN थे, टोलेन था, याद है ना टोलेन, Ag2O। ओके, इसके बाद में हमारा कौन सा था, फेलिंग।
ये क्या थे, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबल अभिकारक है। ये क्या करेंगे, हम जो अभी बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप को ये क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो उसको क्या करते हैं, फ्री करते हैं। और फ्री करने के बाद में हम क्या कहेंगे कि यहाँ से जब ये फ्री हो गए तो ये क्या शो करते हैं कि एल्डिहाइड का टेस्ट प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड का परीक्षण क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब ये किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, जब ये किस में, चक्रीय अवस्था में, तो ये NH3 और सिप के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज क्या होता है, पाइरेनोज रिंग का मतलब क्या कहेंगे हम कि ये कितनी मेंबर रिंग बनती है, 6 मेंबर रिंग, जिसमें एक क्या होती है, ऑक्सीजन, और 5 कैसे हैं, कार्बन एटम। जैसा कि हमको पता है ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन एटम और ये, इस कारण देखिए अब क्या होता है कि अभी तो ये ऑक्सीजन कैसा है, सॉरी ये कार्बन कैसा है हमारा, sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड का मतलब कि ये कार्बन कहाँ है, एक प्लेन में है, लेकिन जैसे ही ये अटैक करता है और ये यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा और ये H कहाँ, OH, तो जो OH ग्रुप और H ग्रुप है इनमें से एक वेज पे आएगा, एक डैश पे आएगा, मतलब दोनों की पोजीशन अब क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या टाइप बांटते हैं, 2 टाइप में बांटते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इसकी ये स्ट्रक्चर है, इसकी क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि इसकी जो ये एक पोजीशन बच रही है, इसकी क्या बच रही है, एक पोजीशन बच रही है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या कहते हैं, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या कहेंगे कि ये अल्फा है या बीटा है। ये क्या है, अल्फा है या बीटा है। देखो यहाँ पे भी वही OH H अब बात करते हैं इस पोजीशन की, कि हम क्या कहेंगे, एक बार OH ऊपर, एक बार OH नीचे, तो इस फॉर्म को तो हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान से देखिए, मैंने किसको अल्फा कहा और किसको बीटा कहा, ठीक है। ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। इन कार्बनों में कोई चेंजेस नहीं है। ये जो 4 कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन, इन चारों कार्बनों के पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ आता है, और इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। क्या कहेंगे, देखो ध्यान से सुनना, एक वर्ड आएगा अभी हमारा एनोमर। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इस चीज की मैं बात कर चुका हूं, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एनोमर वर्ड आएगा। देखो मैं क्या कहता हूं कि वो कार्बन जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा है, क्या कहेंगे, वो कार्बन परमाणु जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा है, क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन। देखो ध्यान से,
इस कार्बन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा ये रिंग वाला, एक ऑक्सीजन दूसरा रिंग वाला, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि एनोमर क्या है कि एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर, एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर, मतलब कि जो एनोमर है वो क्या होते हैं हमारे विविरम समावेवी। विविरम समावेवी क्यों कहा हमने कि हम देखेंगे विविरम समावेवी का मतलब क्या। पहले तो ये बताइए कि आप विविरम समावेवी या प्रतिबिंब समावेवी जानते हैं। प्रतिबिंब समावेवी को हम क्या कहते हैं कि जिस दो वे प्रकाशिक समावेवी जो एक दूसरे के क्या होते हैं दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब समझ लो कि जैसे मैं बात करूं ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, चारों कार्बन हमारे कैसे हैं किरेल कार्बन, चारों कार्बन कैसे हैं किरेल कार्बन। इन किरेल कार्बनों पे अगर मैं इन चारों ग्रुपों को उठा के इधर और इन चारों को उठा के इधर रख दूं तो एक और हमारा क्या आता है आइसोमर बनेगा। ऐसी स्ट्रक्चर एक और है। अभी हम बात करेंगे 16 प्रकार के आइसोमरों की, लेकिन मैं बताता हूं कि उस स्टेज को हम क्या कहते हैं एनेंशियोमर, प्रतिबिंब समावेवी। अब क्या कहूं कि इनमें से एक की भी पोजीशन अगर बदल जाए, मान लीजिए जैसे ये बदला ये बदला ये बदला, चारों में से 3 की पोजीशन बदल जाए, चारों की नहीं बदलनी, क्या कहेंगे इनमें से कोई से भी 3 की बदल जाए, कोई से भी 2 की बदल जाए, कोई से भी 1 की बदल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कहलाते हैं डायस्टीरियोमर। वो क्या कहलाते हैं डायस्टीरियोमर। अब बात करते हैं कि जब एनोमर डायस्टीरियोमर ही एनोमर क्या है आपका विवरम समावेवी, तो इसको एनोमर क्यों कहा गया कि एनोमर होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं लेकिन वो फिक्स पोजीशन कि आप यहां चेंज कर दोगे ना OH ऊपर और H नीचे तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर कहलाएंगे, लेकिन एनोमर नहीं कहलाएंगे। एनोमर हम कब कहेंगे, हम तभी एनोमर कहेंगे किसी को कि जब इस कार्बन पर प्रेजेंट एनोमेरिक कार्बन पर उपस्थित समूहों की संख्या समूहों की स्थिति क्या होती है विपरीत होती है, त्रिविम व्यवस्था क्या होती है उल्टी पुल्टी होती है, तब हम ऐसे को क्या कहते हैं एनोमर। तब हम क्या कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स को एनोमर कहते हैं। ध्यान रखना एनोमर क्या होता है, एनोमर विविरम समावेवी होते हैं। एनोमर क्या होते हैं विविरम समावेवी होते हैं एवं इनकी एनोमेरिक कार्बन पर उपस्थित प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है विपरीत होती है। ऐसे डायस्टीरियोमर या फिर ऐसे विविरम समावेवी या ऐसे समावेवी क्या कहलाते हैं एनोमर कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये आपस में क्या होते हैं एनोमर। ये आपस में क्या है एनोमर। क्यों कि जो एनोमेरिक कार्बन है उस पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या होती है डिफरेंट होती है। हो गया एनोमर। अब हम बात करते हैं एपीमर की। अब हम किसकी बात करेंगे एनोमर के नेक्स्ट बात करेंगे एपीमर। ठीक है, एपीमर की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम बात नंबर ऑफ आइसोमर हम क्या निकालते हैं समावेवियों की संख्या। और उसका फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n क्या है n बराबर कायरल कार्बनों की संख्या। अब बात करते हैं कि हमारा जो एल्डोहेक्सोस है उसमें कायरल कार्बन कितने, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं। और 2 की पावर 4 का मतलब कि जो आपका ये एल्डोहेक्सोस है इसके कितने समावेवी आप बना सकते हो 16। इसके आप कितने समावेवी बना सकते हो 16। अब हम बात करते हैं वो 16 समावेवी कौन से हैं। ओके, यानी कि मोनोसैकेराइड्स में हम किसकी बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। 16 समावेवी कौन कौन से हैं और हम किस में बात कर रहे हैं केवल हेक्सोस में। और हेक्सोस भी कौन सा एल्डोहेक्सोस, जिसमें आपका एक एग्जांपल तो हमने ले लिया अभी डी ग्लूकोज।
इसी का एल ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, मेनोज क्या होता है, इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, ये चीजें हम पढ़ने से पहले हम क्या कहेंगे, इनके सारे समावेशी देखेंगे। ओके, देखिए अब एक ट्रिक याद करनी है अपने को, तो ठीक है, एक ट्रिक से हम बातें करेंगे कि पहले तो बताता हूँ समावेशी होंगे कैसे कैसे। समावेशी का मतलब मैं क्या कहूंगा कि सभी में कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन, सभी में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक कौन सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और 5 कैसे होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब में से केवल कायरल कार्बन की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। कायरल कार्बन पे किरेल कार्बन पर जो प्रतिस्थापियों की स्थिति है वो क्या होगी, विपरीत होगी। इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि हमारे 16 प्रकार के समावेशी हैं। इस आधार पर हम कितने प्रकार के समावेशी पढ़ेंगे, 16। अब उसमें मैं बात कर लेता हूं, पहले डी क्या है और एल क्या है। पहले क्या है हम बात करते हैं, डी क्या है और एल क्या है। देखो डी और एल ब्रोजेनॉफ ने बताया था कि ब्रोजेनॉफ ने क्या किया, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया सबसे पहले मानक के रूप में, ग्लिसरॉल्डिहाइड में हम क्या कहते हैं कि 3 कायरल कार्बन होते हैं, एल्डोट्रायोस बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही एक और लिया होगा, अब हमें पता है ये दोनों आपस में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों आपस में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। पहली बात ये समावेशी है, दूसरी बात ये त्रिबिंब समावेशी है, तीसरी बात क्या कहते हैं, ये प्रकाशिक समावेशी है। ये कैसे है, प्रकाशिक समावेशी, ये कहें कि दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं हम इनको, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावेशी। प्रतिबिंब समावेशी है तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को एक डी साइड घुमाएगा, एक एल साइड घुमाता है, सॉरी एक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। इनको हम जो स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, ये किस आधार पर लिखते हैं कि जो समतल समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करें, अगर डी साइड सॉरी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी, और अगर कैसे घुमा देता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, एल। बाईं ओर लेफ्ट साइड तो हम क्या कहते हैं, लीवोरोटेटरी। तो ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। हम कैसे पहचानते हैं, तो रोजेनेफ साहब ने एक आइडिया दिया कि हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि किरेल कार्बन पे लास्ट पोजीशन का क्या, लास्ट किरेल कार्बन पर हम क्या देखते हैं कि OH अगर राइट में है तो उसको कैपिटल डी से, और OH अगर किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल। ध्यान रखना इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल हम क्या देते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये हम क्या दे रहे हैं कि किसी पे बेस्ड चीज है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिले, अगर आपको क्या मिले, ऐसी चीज देखने को मिल जाए तो आप उसको डी, और ऐसा हो तो एल। तो अब देखिए हम बात करते हैं जब ग्लूकोज की, मैं एक एग्जांपल लूंगा, ग्लूकोज, हम किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की। हमारा ग्लूकोज क्या है, ये हम क्या कहते हैं कि लास्ट का हाइड्रोजन कार्बन को देखा, ये चारों का हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें जो अंतिम हाइड्रोजन कार्बन है इस पर हमने क्या देखी, OH की पोजीशन, तो D, और क्या कह दिया, ग्लूकोज। हमने क्या कह दिया, इसको नाम दे दिया डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज को नाम दे दिया, अब हम क्या बनाए, एल ग्लूकोज। हम क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज। और एल ग्लूकोज पे क्या, इसको इधर कर दो, देखो
हम क्या कहेंगे CHO, C C C H और OH। और बाकी कैसे सेम टू सेम नहीं भाई, ध्यान रखना अगर आप इसको क्या लिख लो एल ग्लूकोज, क्या लिखेंगे हम इसे, अगर एल ग्लूकोज लिखेंगे तो ये सारे पलटते हैं, क्योंकि हमें पता है डी और एल आपस में क्या होंगे, प्रतिबिंब समावेवी होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। और एनेंशियोमर के लिए क्या होना चाहिए कि ये भी इधर, ये आपस में क्या होती है। अब इसको डी और एल कहते हैं कि ये लास्ट पोजीशन देखिए, और इसको हमने क्या नाम दे दिया एल ग्लूकोज। अब मैं बात करूंगा एपीमर की, कि देखो एपीमर क्या होते हैं। अब आपको पता चला कि एनेंशियोमर का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे पलट जाएंगे। तो मैं एक डी से समझा दें आपको कि 8 बनते हैं कि क्या हमारे डी, हमको पता है टोटल हमारे स्टीरियो आइसोमर टोटल समावेवी कितने हैं 2 की पावर 4 यानी 16। 16 में से 8 तो क्या है हमारे डी और 8 क्या है एल। आपको डी पता है तो आप एल बना सकते हो, पलट देंगे सारों को, ओके। या फिर एल पता है तो डी बना सकते हैं। हम एक ले लेते हैं कि मान लेते हैं मैं डी से बनाता हूं, देखिए ध्यान से देखना। अब आएगा इसमें एक वर्ड तो एपीमर, क्या आएगा एपीमर से पहले मैं आपको बताता हूं डायस्टीरियोमर क्या होता है। हम क्या कहेंगे डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है, विवरण समावेवी का मतलब क्या है। देखो कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये चारों पोजीशन ही बदल जाए, मतलब सभी कायरल कार्बनों की, सभी कायरल कार्बनों की त्रिविम व्यवस्था को हम क्या करते हैं परिवर्तित कर दें, जस्ट अपोज कर दें, तो ऐसे समावेवी आपस में क्या कहलाते हैं प्रतिबिंब समावेवी। अगर हम क्या करें सभी कार्बनों में से हम क्या करें, जैसे 4 कार्बन है, 4 में से मैं क्या करूं एक की सेम रहने दूं 3 के बदल दूं, 2 की सेम रहने दूं 2 की बदल दूं, या फिर एक की सॉरी या फिर मैं क्या करूं कि 3 की सेम रहने दूं 1 की बदल दूं। मतलब हम क्या करेंगे कि कम से कम एक पे क्या होनी चाहिए, एक किरेल कार्बन पर क्या होनी चाहिए व्यवस्था, क्या होनी चाहिए भिन्न होनी चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को, अगर सभी पे भिन्न हो गई तो ये आपस में प्रकाशिक समावेवी। और अगर हम क्या कहेंगे कि केवल एक कार्बन पर क्या हो व्यवस्था, मतलब कम से कम एक कार्बन पर व्यवस्था क्या होनी चाहिए त्रिविम व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जैसे ये यहाँ है या फिर ये यहाँ है ये यहाँ है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, एक पलट जाए 2 पलट जाए 3 पलट जाए, ठीक है। अब ये तीनों पलटेंगे ये तीनों पलटेंगे या फिर ये तीनों पलटेंगे, वो चीजें देखते हैं। एक ही पलटे 2 ही पलटे, इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि 16 समावेवी है, और 16 में 8 क्या है हमारे डी और 8 क्या है एल। तो ध्यान से देखना अब 8 क्या होंगे। और एपीमर का मतलब क्या है, एपीमर भी डायस्टीरियोमर होते हैं, क्या कहते हैं एपीमर को भी हम क्या कहेंगे डायस्टीरियोमर कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी तेल लेने कहां से कहां जाती है, उस आधार पर हम क्या कहते हैं कि हमारे जो ग्लूकोज है उसमें हम समावेवता को देखेंगे। देखो देखिए अब हम बात करते हैं कि ट्रिक है छोटी सी याद रखेंगे। देखो मैं क्या कहूंगा उस ट्रिक के बारे में कि यहां में क्या लिख रहा हूं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के नीचे लिखता हूं एल्डोज, यहां मैं लिखूंगा एल्टोज, मेनोज, अल्टोमी, इंदिरा, मेनोज,
इंडोस, ग्लूकोज और गैल्वेनोज। देखिए मैं क्या कहता हूं, अपनी एक ट्रिक है कि इसको क्या कहूंगा, इलाहाबाद, इलाहाबाद से अल्टो में, इलाहाबाद से अल्टो में तेल लेने इंदिरा गांधी गुजरात गई। ठीक है, ये ग्लूकोज है ही। हम कहां से स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, केवल याद करने की ट्रिक है भाई, कोई गलत मत समझना कि हम याद कैसे करेंगे। इलाहाबाद से अल्टो में तेल लेने इंदिरा गांधी गुजरात गई। अब देखो हमको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आती है, हमको किसकी स्ट्रक्चर आती है, ग्लूकोज की। छोटी सी बनाऊं मैं, OH एंड CH2OH। दिख रही है क्या? पहले तो ये देखो, हाँ दिख रही है। ठीक है, और ये क्या है, OH और H। देखो अब मैं पहले लिख देता हूं कि ये C2, ये भी C2, C3, C4, इनका मतलब समझ लो। C3, C4, ये मैं क्या लिख रहा हूं कि अब जैसे मैंने ये ग्लूकोज लिखा, ये क्या लिखा, ग्लूकोज। इसके अगर तीसरे कार्बन पे मैं चेंज करता हूं, 1, 2 और 3, तीसरा कार्बन ये वाला, जैसे ही ये OH, और ध्यान रखना ये मैंने D की बनाई है, ये किसकी बनाई है, D की। L की आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, L ग्लूकोज क्या होगा, ये सारे इधर। अब मैं क्या करूं, केवल तीसरे कार्बन इस पोजीशन पे मैं क्या कर दूं, OH इधर, तो देखो CHO, OH, H और तीसरा कार्बन OH। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा, एल्डोस। अब एल्डोस के अगर मैं दूसरे नंबर कार्बन पे चेंज करता हूं, मतलब इस कार्बन पे मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, इसको इधर घुमा दूं, तो ये क्या होगा, CHO, OH, H, OH। तो हमने ये क्या कह दिया कि ये D है, और अगर इधर मैं इसका आइसोमर बना सकता हूं L, तो ये क्या हो गया हमारा एल्टोस। अब एल्टोस क्या कहता है कि मेरे तीसरे नंबर कार्बन पर चेंज करो, या ग्लूकोज के तीसरे पे चेंज कर दो, सॉरी, या ग्लूकोज के दूसरे पे चेंज कर दो, मतलब इसको इधर लाओ या फिर इसको इधर लेके जाओ, एक ही बात है। मैनोज कैसे बनाएंगे हम कि ये CHO और ये CH2OH, क्या करना है, केवल मैनोज के तीसरे कार्बन पे इधर करना है, मतलब सारे OH और OH। ये हमारा क्या हो गया, मैनोज हो गया, ये हमारा क्या हुआ, मैनोज हो गया। इसके बाद में मैं क्या कहूं कि इसके क्या करना है, हमें चौथे कार्बन पे चेंज करना। चौथे कार्बन का मतलब इस पर, तो ऐसे मैं क्या बना सकता हूं, क्या मैं 8 बना सकता हूं, और 8 के 16, इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, सारे बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को गैलेक्टोज बनाना है, गैलेक्टोज के लिए मैं क्या करूं, 4th नंबर कार्बन पर चेंज कर दूं, जैसे CHO
और फोर्थ नंबर पे HOH HOH। तो ध्यान रखना ये चीज कभी भी याद नहीं करनी, केवल अपने को एक ट्रिक याद करनी, ये ट्रिक है हमारी भी। और हम क्या करते हैं, एक हमें डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए किसकी बना रहे हैं हम, सारी डी की। और इनके हम क्या बना सकते हैं, एल भी बना सकते हैं। इनके हम क्या बना सकते हैं, एल भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारे, अब मैं टेलोस की बनाता हूँ। टेलोस क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर कार्बन पर चेंज कर दो CHO और CH2OH OH। ये मेरे लिए क्या हो गया, टेलोस। अब टेलोस के थर्ड नंबर कार्बन पर चेंज कर दो OH। ये मेरे लिए क्या हो गया कि हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है, इंडोज। अब इंडोज के लिए हम क्या करते हैं, जब मैं बताता हूं क्या बनाएंगे इससे ग्लूकोज, तो इसके C2 कार्बन पर चेंज कर दो या फिर इसके C3 कार्बन पर चेंज कर दो। देखिए क्या बनेगा हमारा, CHO CH2OH H और OH। देखो तो ये हमने क्या बना दिए कि ये हमारे क्या है 8, और इन 8 के आइसोमर, इन 8 के क्या होंगे, मिरर आइसोमर। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमने देख लिए ग्लूकोज के एल्डोहेक्सोस में हमने क्या देखी कि दो तो एनोमर है। एनोमर किस बेसिस पे देखते हैं हम कि एनोमेरिक कार्बन, जब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तभी एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। इनमें कोई सा भी कार्बन एटम हम देख लें, कोई भी कार्बन परमाणु हमारे किन से नहीं जुड़ा हुआ, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से नहीं जुड़ा। तो इनमें से कोई भी कार्बन एनोमर कार्बन नहीं है, तो आपस में एनोमर होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सभी आपस में क्या है, इनको नहीं लेना भाई, ये सभी आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर। सभी आपस में क्या है, विविनम समाविवी। किसके एक कार्बन की स्थिति परिवर्तित है, किसी के 2 की परिवर्तित है, किसी की 3 की परिवर्तित है, किसी की पता नहीं कौन सी परिवर्तित है। कि किरेल कार्बन पर हम क्या कहते हैं कि इन OH समूहों की स्थितियां क्या है, सभी में भिन्न भिन्न है, सभी में क्या है, अलग अलग है। अगर चारों अलग है तो वो आइसोमर है, लेकिन अगर 4 में से 3 अलग है, 2 अलग है या 1 अलग है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर। और जब बात करते हैं एपीमर की, क्या बात है कि सर एपीमर क्या है, तो हम बात करते हैं एपीमर केवल क्या होता है, एक कार्बन पर परिवर्तित होना चाहिए। एपीमर क्या होगा कि अगर हम बात करें एक कार्बन पर आप इसको और इसको एपीमर कहो, ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, इसको और इसको एपीमर कह सकते हैं, इसको और इसको एपीमर कह सकते हैं, इसको और इसको एपीमर कह सकते हो, इसको इसको कह सकते हो, इसको इसको कह सकते हो, इसको इसको कह सकते हो, इसको इसको। इनको आपस में मतलब हम क्या कहें कि अगर एक कार्बन पर परिवर्तन है, क्या है कि एक कार्बन किरेल कार्बन की त्रिविध व्यवस्था में समूहों की क्या है, व्यवस्था भिन्न भिन्न है, तो ऐसे समाविवी क्या कहलाते हैं, एपीमर कहलाते हैं। ध्यान रखना सभी एपीमर क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे। क्योंकि डाइस्टीरियोमर का मतलब क्या है, विविनम समाविवी का मतलब क्या है कि सभी पे नहीं होना चाहिए, केवल एक पे हो या 2 3 पे हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, विविनम समाविवी। और अगर एक पर है तो हम क्या कहेंगे, उसको एपीमर कहते हैं। ध्यान रखना हमारे 3 मेन डेफिनेशन है जो आपको आती है, कई बार पूछी जाती है, म्यूटारोटेशन, एनोमर और एपीमर। अभी C2 C3 एपीमर क्या होते हैं, C4 एपीमर क्या होते हैं कि अगर चौथा किरेल कार्बन की स्थिति में परिवर्तन हो तो C4 एपीमर कह दिया। जैसे बात करता हूं कि टेलोज और मेनोज आपस में क्या है, C4 एपीमर। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या है, C4 एपीमर। मतलब इनके केवल C4 कार्बन पर परिवर्तन है। जैसे इस कार्बन पर इधर तो ग्लूकोज और इधर तो गैलेक्टोज।
ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये थी हमारी, हमने क्या देखा कि हमारे सारे क्या है ये 16 प्रकार के समावेवी हमने देख ली। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को, इनको आपस में कैसे एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में है कि ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। C2 एपिमर है दोनों आपस में कैसे हैं, C2 एपिमर है, तो इन दोनों को आपस में कैसे परिवर्तित करें। तो देखिए हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज, कि ग्लूकोज का किसमें, मैनोज में परिवर्तन। देखिए जब मैं बात करता हूं ग्लूकोज का किसमें चेंज, मैनोज में, तो हमारा ग्लूकोज क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना है, छोटा बना लेते हैं, नहीं तो आएगा नहीं बोर्ड में। जब हम क्या करेंगे, इसका ब्रोमीन प्लस वाटर से ऑक्सीडेशन करेंगे, जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या ऑब्टेन होता है, ग्लूकोनिक अम्ल। हमने क्या कहा कि ये हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल ऑब्टेन होगा, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ग्लूकोनिक अम्ल में क्या है कि ये देखिए COOH, हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये H का ट्रांसफर यहाँ, ये बॉन्ड इधर, और हमें क्या ऑब्टेन होता है, एक मध्यवर्ती क्या प्राप्त होगा, हमें एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है, और वो इंटरमीडिएट कैसा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH CH COH C। अब ध्यान से देखिए कि मैं बात करता हूं इस कार्बन, ये कार्बन कैसा है, sp2 संकरित, ये कार्बन कैसा है, sp2 संकरित। अब जब sp2 संकरित है और हम क्या कहते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ पे, फिर H का ट्रांसफर होगा। तो अब मैं क्या कहूंगा कि वो H का ट्रांसफर सामने से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, या फिर हम कहें इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो ये OH है, ये अभी तो प्लेन में है, लेकिन हम क्या कहें, मान लीजिए ये OH, H का अटैक इधर से होता है, OH किस साइड आ जाता है आपका, लेफ्ट साइड, तो हम क्या कहेंगे, COOH COH COH CH CH and CH2OH। ये हमने क्या कह दिया कि ये हमें क्या मिल गया, मैनोनिक अम्ल, और मैनोनिक एसिड का हम क्या करा देंगे, सोडियम अम्लगम के प्रेजेंस में रिडक्शन, तो हमें क्या मिलता है,
हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें ऑब्टेन होता है मेनोज। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एपिमराइजेशन, एपिमरीकरण। एपिमरीकरण में क्या हो रहा है कि हमें क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज से मेनोज। हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज से मेनोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज से मेनोज कैसे प्राप्त हो रहा है भाई, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसका ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लूकोनिक अम्ल को जब हम क्या करते हैं, ये एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, और इस मध्यवर्ती में इस कार्बन पर क्या है, 2 OH, क्योंकि इस H का ट्रांसफर होता है और ये मिलता है। जब वापस ये अपनी पोजीशन में आएगा, ऑक्सीजन यहाँ, ये यहाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जो H है वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी, क्योंकि अभी तो ये कहाँ है, प्लेन में है भाई, ऊपर है, स्ट्रक्चर देखनी आनी चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये OH किधर आता है, इस साइड आया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ध्यान रखना ये सीधा नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन बनता है। इसमें क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, वो मिलता है सीधा। क्या कहेंगे, सोडियम अमलगम से हम जब इसका अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेनोज प्राप्त होता है। अब देखो हम बात की कि अब मैं बात करूंगा कि आपके जो ये हैं कि इनमें कार्बन के नंबर कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, शर्कराएं हैं, कि ट्रायोज से हम टेट्रोज कैसे बनाएंगे, पेंटोज कैसे बनाएंगे, उससे हेक्सोज कैसे बनाते हैं, मतलब कि आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे इंक्रीज होते हैं। देखिए अब हम किसकी बात करते हैं कि आपकी मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एल्डो पेंटो हेक्सोज से हम क्या बने कि हम बनाते हैं एल्डो पेंटोज से हम क्या बनाएंगे, एल्डो हेक्सोज बनाते हैं। मतलब एक कार्बन का क्या करेंगे, इंक्रीज करें, एक कार्बन को मैं क्या करूं, इंक्रीज करूं। तो कैसे इंक्रीज करेंगे कि हम क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, पेंटोज, CHO CHOH और 3CH2। इसकी रिएक्शन में किससे करवा दीजिए, मान लीजिए सोडियम HCN से करवाते हैं, उसके बाद में हम उसका क्या करवा देंगे। देखिए HCN कैसे अटैक करता है, ध्यान से देखना, Cn माइनस O इधर, उसके बाद में H+ का अटैक और OH और Cn। तो हम क्या कहते हैं कि ये तो क्या होगी, तो ध्यान से देखो, क्या एक कार्बन एटम इंक्रीज हो गया, ये Cn। अब देखिए हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूं कि इसका मैं क्या करवाता हूं, जल अपघटन करवाता हूं, उसके बाद में मैं क्या करवा दूंगा, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। जब जल अपघटन करवाएंगे तो हम एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इसका जब हम क्या करवा देंगे, ऑक्सीकरण करवाओगे तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, एल कार्बोक्सिलिक अम्ल COH CHOH और ये क्या 4NCH2OH। ये हमें क्या ऑब्टेन हो गया कि हम बात करते हैं जैसे ग्लूको पेंटोज लेते हो तो वो हमें हेक्सोज मिल गया। अब हम बात करेंगे कि COH के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में मैं इसको क्या करवा दूंगा, रिड्यूस करवा दूंगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या ऑब्टेन हो गया कि हमें हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, मतलब क्या हो रहा है कि एक कार्बन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक कार्बन नंबर क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज। तो अब तक हमने क्या देखे, ये देखे एल्डो हेक्सोज, हमने क्या देखे एल्डो हेक्सोज। अब हम क्या देखेंगे, कीटो हेक्सोज। अब हम क्या देखेंगे, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज कैसे देखते हैं, देखिए कीटो हेक्सोज का मतलब क्या होगा कि CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 3 and CH2, वही कि ये हमारा क्या है, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज में कितने कायरल कार्बन है हमारे पास, 3 किडेल कार्बन है।
हमारे पास कितने किरेल कार्बन होते हैं? 3 किरेल कार्बन। तो 3 किरेल कार्बनों के कितने समावेशी होंगे? 8। और 8 में से 4 कौन से होते हैं? अरे ये तीनों कार्बन कैसे हैं? किरेल कार्बन है। 3 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 समावेशी। कितने समावेशी हैं हमारे पास? 8। और जब हम बात करेंगे इन 8 में से 4 कैसे हैं हमारे? डी, और 4 कैसे हैं? एल। 4 कौन से होंगे हमारे? डी, और 4 कौन से होंगे? एल। तो अब देखिए हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। हम किसकी बात करेंगे? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के हावर्थ सूत्र, हावर्थ फॉर्मूले क्या है, उसमें भी अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, इन चीजों की बात करते हैं। कि हम बात करेंगे कि जो हमने ग्लूकोज देखा उसमें हमें पायरेनोज रिंग मिली, 6 मेंबर रिंग मिलती है। और जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो हमें फ्यूरेनोज रिंग मिलती है, वही ओपन, ये ओपन स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम किसके देखेंगे? रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे फ्रक्टोज। देखिए हमारा जो हमारे पास कीटो हेक्सोस आता है, क्या है कि जैसे हमने क्या क्या दिया कि ये हमारा क्या है? कीटो हेक्सोस। इस कीटो हेक्सोस में जो हमारी फ्रक्टोज की संरचना है वो कैसी है? उसमें डी कौन सा है और एल कौन सा है? ओके, हम बात करते हैं डी फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। डी फ्रक्टोज कैसा होता है हमारा? CH2OH C++O। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डी फ्रक्टोज। ठीक है, और एल किसको कहेंगे? अब हम वही बातें करते हैं जो हमने ग्लूकोज में की कि सबसे पहले 6 मेंबर रिंग है, सॉरी इसमें क्या है? 6 कार्बन परमाणु है। 6 कार्बन परमाणु है, तो जब हम इसका अपचयन अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 6 कार्बन मिलते हैं, मतलब एन हेक्सेन मिलता है। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, इसमें कीटो ग्रुप के लिए हम क्या कहेंगे कि कीटोनिक ग्रुप के लिए पहले तो हम सोडियम हाइड्रोजन से इनसे रिएक्शन कराते हैं HCN से। उसके बाद में मैं क्या कहूँगा कि टोलेन से कराऊंगा तो नहीं देगा, सिप से भी नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि हम फेलिंग से करवाते हैं तो भी हमें क्या नहीं मिलता। ओके, इसके बाद में मैं क्या कहूँगा कि जब हम इसकी रिएक्शन कीटोनिक के लिए करवाएंगे तो हमें ये क्या मिलता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मिलता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि ये इसमें केवल कितने 5, 1, 2, 3, 4 और 5 क्या है? हाइड्रोक्सी समूह है, जिनमें से 2 प्राथमिक है और 3 कैसे हैं हमारे? द्वितीयक हैं। ये बातें नहीं करेंगे। इसके बाद में वही कि कुछ ये संरचनाएं तो आपको किसकी देती है? खुली की। जब हम बात करते हैं इसकी कैसी? हावर्थ फॉर्मूलों की। जब हम किसकी बात करेंगे? इसके हावर्थ फॉर्मूलों की। तो हावर्थ फॉर्मूलों में देखिए, हावर्थ फॉर्मूले अल्फा डी क्या लगाएंगे और बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। ये डी ग्लूकोज फ्रक्टोज है और ये एल फ्रक्टोज है। जब हम क्या कहते हैं कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ आता है, ये यहाँ, तो हमारी क्या मिलती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। हमें कौन सी मिलेगी? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलती है और उनको हावर्थ फॉर्मूले कहते हैं। देखिए हावर्थ फॉर्मूले कैसे हैं? देखिए हावर्थ फॉर्मूलों की जब हम बात करेंगे कि ये एनोमेरिक कार्बन, ये हमारा क्या है? एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन के अलावा पोजीशन देखें, ठीक है, ये बाकियों पे क्या है हमारे लिए? बाकियों पे हमारे पास क्या है? H H और H। अब मैं बात करता हूं कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है,
OH OH CH2OH H। हम बात करते हैं कि अगर एनोमेरिक कार्बन पर CH2OH ऊपर और OH नीचे, तो हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर CH2OH क्या है नीचे, तो हम क्या कहते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान रखना है। और ये अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में भी क्या डिफरेंस है, केवल एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन का। तो क्या ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एनोमर है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एनोमर है। ओके, अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे चेंज होगा, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे चेंज होता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपके डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, इन चीजों की बात हम कौन से लेक्चर, सेकंड लेक्चर में करते हैं। सुक्रोज ये क्या होती है, ओके। और एक चीज हम क्या पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे इंटर कन्वर्जन होता है। हमने देख लिया कि हम एपिमेरीकरण क्या होता है, एपीमर को एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में हमने देखा फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज के हमने साइक्लिक हावर्थ फॉर्मूले देखे। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि बात करेंगे कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद में मैं क्या कहूँगा कि हम देखेंगे कि जो आपके डाइसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड में हम जैसे ओलिगोसैकेराइड में हम क्या पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड में जैसे हमने माल्टोज पढ़ना है, हमारे को लैक्टोज पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है, ओके। ये चीजें हम नेक्स्ट बात